Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो बच्चों हम नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम यूनिट कर रहे थे जिसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें हमने क्या होता है लीकेजेस, क्या होते हैं इंजेक्शंस, इनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। आज हमने कुछ डिफरेंस पढ़ने, आज पहले हमने क्या पढ़ने, कुछ डिफरेंस पढ़ने, उनको डिस्कस करते हैं। जो पहला हमने डिफरेंस पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है फ्लो और स्टॉक के बीच में। ठीक है, तो क्या फ्लो होता है, क्या स्टॉक होता है, उसके बीच में हमने क्या पढ़ना है, पहले डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल से पहले आप दोनों को इन दोनों का डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। बच्चों हम सब लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल फोन में हम क्या बनाते हैं, वीडियो। क्या बनाते हैं? वीडियो बनाते हैं, जो स्टार्ट होती है 0.01 सेकंड से लेके आप जितने भी टाइम की बना रहे हो, लेट्स सपोज 0.05 5 सेकंड की आपने वीडियो बनाई। तो फ्लो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जहां पे टाइम ड्यूरेशन होता है, समय का यूज होता है। स्टॉक क्या होता है? आप अब उसी मोबाइल से बच्चों फोटो भी खींचते हो, क्या भी क्लिक करते हो, फोटो। आपने एक फोटो क्लिक की, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक हो जाएगी, मान लीजिए 8:10:15। इस तरीके से एक फोटो क्लिक, वहां पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, ऑन दी स्पॉट एग्जैक्ट टाइम पे एक चीज क्लिक कर ली। वीडियो में क्या इन्वॉल्व होता है? टाइम इन्वॉल्व होता है। तो फ्लो बोलते हैं, फ्लो उस चीज को बोलते हैं जहां पे टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व होगा। स्टॉक उसे बोलते हैं जहां पे टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम पे क्या हुआ वो बताता है स्टॉक। एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय से लेकर दूसरे समय के बीच में क्या हुआ वो बताता है हमें फ्लो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मीनिंग समझते हैं। कह रहे इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे टाइम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक। स्टॉक कह रहा है इट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर पाएंगे। डायमेंशन, तो इट इज हैज टाइम डायमेंशन, इट हैज नो टाइम डायमेंशन। यहां पे टाइम इन्वॉल्व होता है, यहां पे टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब है बच्चों जो फ्लो है उसको देश की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे या स्टॉक को देश की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो कह रहे हैं नेशनल इनकम इज फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हमारी इनकम है बच्चों, जो हमारी क्या है, इनकम है, वो फ्लो होती है, लेकिन जो वेल्थ है वो क्या होता है? स्टॉक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बदले जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्लो होता है, लेकिन जो पैसे बैंक में डिपॉजिट हैं वो क्या होता है? स्टॉक। सेम लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी ओवरहेड टैंक, जो छत में टैंकी रखी है उसमें लीकेज हो गया है तो पानी धीरे धीरे निकलेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा उसमें, इसीलिए फ्लो है। और वाटर इन दी ओवरहेड टैंक, कितना पानी छत की टैंकी में है वो स्टॉक है क्योंकि वो फिक्स्ड है। सेल ऑफ राइस और राइस स्टोर्ड इन दी गोडाउन, जो हम राइस बेच रहे हैं वो फ्लो है, लेकिन जो स्टोर है गोडाउन में वो क्या है? स्टॉक। क्लियर हो गया एक डिफरेंस? चलिए आगे चलते हैं। अब जो दूसरा डिफरेंस पढ़ना है वो पढ़ना है हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं, लेकिन हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं तो फैक्टर इनकम बच्चों वो होती है जो होती है मेहनत की कमाई। फैक्टर इनकम कौन सी कमाई होती है? मेहनत की कमाई। ट्रांसफर इनकम कौन सी कमाई होती है बच्चों? जो फ्री में मिलती है, जो कौन सी वाली होती है? फ्री वाली। और फैक्टर इनकम कौन सी होती है? मेहनत वाली। आ गई बात समझ में? तो अब जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। इन दोनों में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस पढ़ रहे हैं
कि फैक्टर इनकम कौन सी वाली होती है बच्चों, मेहनत की कमाई। फैक्टर इनकम को आप ऐसे समझो, कौन सी कमाई, मेहनत की कमाई। ट्रांसफर इनकम कौन सी वाली समझो, फ्री वाली। बच्चों इस ब्रह्मांड में मेहनत की कमाई 4 ही है। मेहनत की कमाई कितनी होती है, सिर्फ 4। बताइए, रेंट सबसे पहले क्या है, रेंट, फिर क्या है, वेजेस, फिर क्या है, इंटरेस्ट, फिर क्या है, प्रॉफिट। जो मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट। इन्हीं चारों को हम मेहनत की कमाई बोलते हैं, और यही 4 मेहनत की कमाई होती है। दूसरा कौन सी कमाई बोल रहा है, फ्री वाली। फ्री वाली क्या होती है बच्चों, जैसे गिफ्ट्स हैं, आपका बर्थडे था, किसी आपके फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिया, आपके मम्मी पापा ने गिफ्ट दे दिया। ग्रांट्स, डोनेशन, पॉकेट मनी, ये सब फ्री की कमाई होती है। तो समझ में आ गया, फैक्टर इनकम क्या होता है, मेहनत की कमाई जो सिर्फ 4 है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जो फ्री वाली होती है। कौन सी वाली होती है, फ्री वाली। तो पढ़ते हैं इसमें, देयर दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। तो जो फैक्टर इनकम है वो किसके बदले मिलती है, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले जो मिलती है उन्हें ही बोलते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। वो हमें रिसीव तो हो रही है लेकिन उसके बदले हमने कोई भी सर्विसेज नहीं दी है। ट्रांजैक्शन कह रहा है फैक्टर इनकम जो है इट इज अ बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। बाइलेटरल मतलब होता है टू वे। जब मैं काम करूंगा तभी मुझे तनख्वाह मिलेगी, जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा उसी के बदले मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जब मैं बच्चों को कोचिंग में पढ़ाऊंगा तभी मुझे उनके बदले क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। तो ये टू वे होता है, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है बच्चों, इट इज अ यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, वन वे। इसमें आपको करना कुछ नहीं पड़ता, आपको फ्री में मिल जाता है, वन वे होता है। नेशनल इनकम, अब आप खुद बताओ, देश की नेशनल इनकम में कौन सी वाली इनकम कैलकुलेट करोगे, मेहनत की कमाई को इंक्लूड करेंगे या फ्री वाली? बिल्कुल सही, मेहनत की कमाई को ही हम देश की नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, कंसीडर करेंगे। फ्री वाली ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है, फैक्टर इनकम इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़नी है बच्चों। क्या पढ़नी है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन। चलो समझते हैं क्या कह रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की 2 डेफिनेशन है, हम पढ़ेंगे दोनों ही, लेकिन जो ज्यादा ध्यान देंगे हम वो सेकंड वाली डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। कह रहा है वो मनी वैल्यू है जो भी गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है। कैसे समझोगे, भारत का देश है, भारत में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, बिस्किट बने, लेस बने, चिप्स बने, कोल्ड ड्रिंक बनी, वाटर बोतल बनी, जो भी चीज बन रहा है, फर्नीचर, चेयर, कार, एरोप्लेन, सुई से लेके हवाई जहाज तक, जो भी चीज गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी मतलब देश के अंदर, उसकी कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। क्या कह रहा है, क्या कर दो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। अब आपको तो फैक्टर इनकम पता है, अभी अभी जैसे हमने पढ़ा मेहनत की कमाई, उनका क्या कर दो, सम टोटल। किसने अर्न करी हो, कह रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट। किसने अर्न करी हो, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। जो भी नॉर्मल रेसिडेंट ने फैक्टर इनकम अर्न करी है उसका टोटल कर दीजिए 1 साल के अंदर अंदर, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब आपको सम टोटल का मतलब पता है बच्चों की, टोटल करना है। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई। ये सर नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन है। एन इंडिविजुअल बिकम्स नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री व्हेन हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कह रहा है
एन इंडिविजुअल बिकम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, कोई भी इंडिविजुअल नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है किसी भी कंट्री का जब उसने क्या होना चाहिए, हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस देश के लिए लाई करना चाहिए। जैसे बच्चों मैं हूं, मैं कौन से देश से बिलोंग करता हूं, इंडिया। मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं, जो भी पैसा खर्च कर रहा हूं, मेरा जो दिल धड़क रहा है, सब चीज किसके लिए है, भारत के लिए। मुझे तो दूसरी कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन से कंट्री के लिए लाई करेगा, इंडिया के लिए। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ के लिए लाई करेगा, इंडिया के लिए। तो जिस जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है जिस कंट्री में, वो उस देश का रेसिडेंट होता है। एक दूसरा, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड्स 1 ईयर, या फिर आपको उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा समय हो जाना चाहिए, तब आप क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेसिडेंट। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स अप्लाइज टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग हो, इंडिविजुअल हो, तब भी आप रेसिडेंट कहला सकते हो। कोई कंपनी है तब भी आप क्या कहला सकते हो, रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही क्या बोला जाता है, रेसिडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, एक जिनका इंटरेस्ट उस देश के लिए लाई करेगा, दूसरा उनको पीरियड ऑफ स्टे, उनको वहां पे कितना समय हो गया हो, 1 साल से ज्यादा समय हो गया हो। ठीक है, तो आप समझना, एक इंडिया कंट्री है, एक कौन सी कंट्री है ये, इंडिया, क्योंकि हम लोगों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा वो कौन से देश में करेगा, इंडिया में करेगा। फिर ये है बच्चों रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया है और इंडिया वो है। क्लियर होगी बात। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, मैं हूं, आप हैं, ऐसी कोई और भी है, ऐसी कोई तीसरा भी है, ऐसी कोई चौथा भी है। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज भी हैं, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, कंपनीज भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो उसने अभी बोला तो सही, नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोलेंगे, आप इंडिविजुअल को भी नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हो और इंस्टीट्यूशंस को भी नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हो। अब मैंने कहा ये तो मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं ललित सर, ये एक कोई राम है। अब ये जो पर्सन है ये रोनाल्डो है, मैच खेलने आए हुए हैं, क्या खेलने आए हुए हैं, मैच खेलने आए हुए हैं। वैसे ये बैंक है एसबीआई, ठीक है, ये है डोमिनोज पिज्जा, क्या है, डोमिनोज, ये है केएफसी। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हैं। ऐसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी तो बच्चों बहुत सारे लोग होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, और वहां पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पे भी बहुत सारे क्या होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो लेट सपोज ये एसबीआई है, विदेश फॉरेन कंट्रीज में भी बच्चों एसबीआई की ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये विराट कोहली हैं, ये कौन है, विराट कोहली, मैच खेलने गए हुए हैं, ये कौन है, विराट कोहली। ऐसी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या कह रहा है नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में लाई करता है। अब ध्यान से सोच के बताना, विराट कोहली मैच खेलने गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कहाँ गए हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आप कहीं भी सोच लीजिए। तो जब वो मैच खेलने गए हैं तो क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट हो जाएंगे, नहीं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन से देश में लाई करता है, इंडिया में लाई करता है। ऐसे ही रोनाल्डो इंडिया आए हुए हैं मैच खेलने, तो क्या ये हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, नहीं, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं करेगा। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के लिए होगा, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के लिए होगा। तो क्या बोल रहा हूं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हो या फिर इंडिविजुअल हो, चाहे वो हमारे देश में रह रहे हो, चाहे वो कहाँ रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो, अगर ये कौन सी इनकम अर्न करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, मेहनत की कमाई, तो उनका सम टोटल को नेशनल इनकम बोलेंगे। अगर रोनाल्डो ने कुछ पैसे कमाए यहाँ बैठ के, ये डोमिनोज ने कुछ पैसे कमाए, केएफसी ने कुछ पैसे कमाए इंडिया में बैठ के, तो उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। वैसे ही अगर एसबीआई ने पैसे कमाए, विराट कोहली ने पैसे कमाए, कहीं और जाके अपने देश में कमाए, तब तो काउंट होंगे ही होंगे।
किसी और कंट्री में भी जाके अगर उनने वो पैसे अर्न किए, लेकिन कौन से पैसे, मेहनत की कमाई, तो वो इंक्लूड होगी, वो इंक्लूड होगी। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? दो लोग हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करना चाहिए, या फिर उनका पीरियड ऑफ स्टे कितना हो जाना चाहिए, 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए। अब ये वाला डिफरेंस पढ़ने से पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ रहे हैं उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, जो हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ रहे हैं उसी से ये रिलेटेड है, तो इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कह रहा है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री बट आर नॉट रेसिडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं 4 जो हमारे देश में रह तो रहे हैं, लेकिन हम इनको अपने देश का रेसिडेंट नहीं बोल सकते, इनको हम अपने देश का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। ये 4 लोग कौन है बच्चों? फॉरेन स्टूडेंट्स, जो विदेश से पढ़ने के लिए बच्चे भारत में आए होते हैं। तो अब कभी कोई कोर्स कर रहे हैं तो बच्चों वो 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स करेंगे। अब उनका पीरियड ऑफ स्टे तो 1 साल से ज्यादा हो जा रहा है जो हमने पढ़ा था, तो क्या वो हमारे देश के रेसिडेंट कहलाएंगे? नहीं। दूसरा, पीपल विजिटिंग टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे लोग जो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आए हैं और उनको इलाज कराते कराते 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, तो उनको भी हम अपने देश के रेसिडेंटशिप में काउंट नहीं करेंगे। तीसरा, क्रू मेंबर्स ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, बच्चों जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं जहाज होते हैं, इसमें क्रू मेंबर्स आते हैं। क्रू मेंबर्स मतलब होता है जो इन शिप्स या एयरक्राफ्ट में कौन आते हैं? लोग आते हैं। अगर ये लोग हमारे देश में आ रहे हैं और इनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा हो जा रहा है, तो उनको भी हम अपने देश का रेसिडेंट नहीं काउंट करेंगे, वो भी नॉन रेसिडेंट है, हमारे देश से उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बच्चों, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जो दूसरे देश के ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन हैं वो हमारे देश में आते हैं और 1 साल से ज्यादा रह लेते हैं, तो उनको भी हम अपने देश का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और है, दैट इज बॉर्डर वर्कर। क्वेश्चन आता है ये बॉर्डर वर्कर कौन है? तो कह रहा है बॉर्डर वर्कर आर टेकन एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री टू विच दे बिलोंग्स। तो मैं आपको इसको थोड़ा प्रॉपरली समझा देता हूं। ठीक है, इंडिया है, ठीक है, अब एक हमारा ये कंट्री कौन? इंडिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैप है। अब इस जगह पे बच्चों नेपाल है, इस जगह पे कौन सी कंट्री है? नेपाल। और इधर ये सारा पोर्शन क्या है? इंडिया का। तो ये जो नेपाल वाले लोग हैं ना, जो ये नेपाल वाले लोग हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक बनाता हूँ, ये है सुबह इनने अपने घर में ब्रेकफास्ट किया और काम करने कहाँ आ गए? इंडिया। काम करने कहाँ आ गए? इंडिया। पूरे दिन इनने इंडिया में काम किया और शाम को वापस चले गए। शाम को कहाँ वापस चले गए? नेपाल चले गए वापस। तो इनको बोलते हैं बॉर्डर वर्कर। इनको क्या बोला जाता है? बॉर्डर वर्कर। अब जो ये बॉर्डर वर्कर हैं, जो ये बॉर्डर वर्कर हैं, क्वेश्चन आता है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करेंगे, ये कौन से देश के रेसिडेंट होंगे? क्योंकि सोने तो वो नेपाल चले जा रहे, काम करने कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में। तो वही समझाया है, बॉर्डर वर्कर्स आर टेकन एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच दे बिलोंग। ये उस देश के माने जाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नेपाल के। तो वो नेपाल के ही रेसिडेंट माने जाएंगे, चाहे वो काम करने कहाँ आ जा रहे हो? इंडिया आ जा रहे हो। एक डिफरेंस होता है बच्चों रेसिडेंट और सिटीजनशिप। रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप। रेसिडेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, सिटीजन क्या होता है अभी हम समझेंगे। मीनिंग कह रहा है रेसिडेंट इज वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज लाइज इन दैट कंट्री। हमने भी पढ़ा था, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में लाई करेगा वो उस देश का क्या कहलाया जाएगा? रेसिडेंट कहलाया जाएगा। सिटीजन क्या होता है? सिटीजन इज वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन ऑफ दैट कंट्री। सिटीजन उसे बोलते हैं बच्चों जिसने उस देश की लीगल प्रोविजंस को,
कानूनी कार्रवाई को पूरा किया हो और उसे गवर्नमेंट ने या फिर सरकार ने रहने की परमिशन दे दी हो कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमारे देश में रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपके और मेरे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं बच्चों? फॉरेन। तो वो उस कंट्री के सिटीजन हैं उतने टाइम के लिए, वो वहां के रेसिडेंट तो वो इंडिया के ही रहेंगे। अब उनने क्या किया, वहां के लीगल प्रोविजंस को फुलफिल कर दिया, उनके लीगल प्रोविजंस को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। कॉन्सेप्ट तो कह रहा है ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, देश की बात करता है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, कानून की बात करता है। ड्यूल सिटीजनशिप या रेसिडेंटशिप तो कह रहा है ड्यूल रेसिडेंटशिप इज नॉट पॉसिबल। आप दो देश के रेसिडेंट कभी नहीं बन सकते हो, कभी भी नहीं बन सकते हो दो देश के रेसिडेंट। लेकिन ड्यूल सिटीजनशिप इज पॉसिबल। हाँ, आप दो देशों के, तीन देश के, चार देश के, 10 देशों के सिटीजन बन सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों आज हम इस टॉपिक को यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो तब तक के लिए आप इतने लेक्चर को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।